चेस्ट एक्सरे नॉर्मल, लेकिन लंग्स सुरक्षित नहीं। नेबुलाइजर्स का उपयोग लत लगा देता है। क्या ये सारे प्रश्न आपको चिंतित करते हैं? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। नमस्ते अहमदाबाद। आज के हमारे टॉक शो के नए गेस्ट हैं डॉक्टर कर्मय शाह, क्लिनिकल पल्मोनोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, ओंको पल्मोनोलॉजिस्ट, सिटी ऑफ अहमदाबाद। सर नमस्ते। नमस्ते। कर्मय भाई, बात की शुरुआत करते हैं। कर्मय भाई, आपकी जर्नी फ्रॉम एमबीबीएस टू योर फेलोशिप इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ऐसा कौन सा मोमेंट था जब कर्मय भाई ने निश्चय कर लिया कि मुझे तो पल्मोनोलॉजिस्ट ही बनना है? राइट, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैंने एमबीबीएस अहमदाबाद से ही किया है एंड एमबीबीएस के बाद मुझे मेडिकल साइड ऑफ फील्ड में जाना था। तो पल्मोनोलॉजी एक एक्सक्लूसिव ब्रांच है। इंडिया में बहुत सारे रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं, तो डायरेक्ट एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन का एक ब्रांच है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें सब सिम्टम्स सिमिलर रहते हैं, जैसे कॉफ, ब्रेथलेसनेस, फीवर। तो ये सब लक्षण सिमिलर है, पर डिजीज़ बहुत अलग हो सकते हैं। तो उसमें इंट्रिकसी में जाना बहुत ज़रूरी है। और एक मेजर एपिडेमिक ट्यूबरकुलोसिस, वो भी सिर्फ पल्मोनोलॉजिस्ट ही डिटेल में पढ़ते हैं उसके बारे में। ऑल्सो न्यूअर एडवांसेस इसमें काफ़ी आ चुके हैं, तो हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, यानी बड़ा सर्जरी किए बगैर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये एक मिक्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पल्मोनोलॉजी इज़ गुड फॉर मी। कर्मय भाई, टाटा मेमोरियल जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से आपने अपनी 2 साल की फेलोशिप की है, उसके बारे में सर कुछ बताइए। यस, तो ये फेलोशिप ओंको पल्मोनोलॉजी में थी। तो ये काफ़ी नीश फील्ड है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये चांस मिला फेलोशिप करने का। अभी तक गुजरात में आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने ये किया है फेलोशिप। तो जिन्होंने वो हॉस्पिटल में काम किया है वही उसका डेप्थ समझ सकता है कि कैंसर पेशेंट्स की स्पेसिफिक पल्मोनोलॉजी नीड्स होती है। तो उनका कैंसर का डायग्नोसिस, स्टेजिंग, उसमें इंटरवेंशंस भी आ जाते हैं। उनके टॉक्सिसिटीज़, जैसे कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट, रेडियोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट, इम्यूनोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट, ये है। मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड्स है। तो ये सब का पार्ट एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले करता है, वो मैंने 2 साल में डिटेल में सीखा। सही बात। डॉक्टर कर्मय, आपकी सहायता चाहिए हेल्थ ऑन हॉस्पिटल के सारे व्यूअर्स के पल्मोनोलॉजी रिलेटेड मिथ्स को डीबस्ट करने के लिए। श्योर सर, क्या नेबुलाइजर्स का उपयोग उसकी लत लगा देता है सर? नहीं, ये एक बिल्कुल गलत मान्यता है, मिथ है एक। ठीक है, नेबुलाइज़र को आप स्किन में अगर कंपेयर करेंगे, तो जैसे हम स्किन में क्रीम या लोशन लगाते हैं, तो वो जो ऑर्गन है उसको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। वैसे नेबुलाइज़र क्या है? तो एक मशीन है जिसमें लिक्विड मेडिसिन को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, वो डायरेक्टली आपके लंग्स तक जाता है। तो इससे फ़ायदा ये है कि जो बुज़ुर्ग है या यंग किड्स है जो इन्हेलर नहीं यूज़ कर पाते, वो डायरेक्ट नेबुलाइज़र से ड्रग डिलीवरी ले सकते हैं। जो एक्यूट वर्सनिंग के साथ आते हैं, जिनका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनको ज़्यादा क्विक और ज़्यादा अच्छे डोज में ये मेडिसिन जाती है। ये मिथ है कि उससे आदत लगती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इसमें स्टेरॉयड है, पर ये वो स्टेरॉयड नहीं है जो टैबलेट्स में जाता है। ये बिल्कुल हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, क्विक इफ़ेक्ट करता है और इसकी इफ़ेक्ट 12 से 24 घंटे तक ही रहती है। तो इसमें आदत लगने का कोई स्कोप ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर। क्या इनहेलर्स का सेवन सर हमारे लंग्स को सर कमज़ोर कर देगा? इन्हेलर्स ऊपर से आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो कैसे ये होता है ये जानते हैं कि इन्हेलर्स जो है आपके एयरवेज में जो सूजन है, एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में हेल्प करता है। तो कुछ यूज़र जब थोड़े टाइम इन्हेलर यूज़ करते हैं पर उनका डिजीज़ कंट्रोल नहीं होता है और वो इन्हेलर स्टॉप कर देते हैं, तो उनका तबीयत फिर से ख़राब हो जाता है। तो उनको लगता है कि इन्हेलर स्टॉप कर दिया एंड डिजीज़ बढ़ गया है, तो ये इन्हेलर की आदत लगी है। ऐसा नहीं है सर। कोई भी व्यक्ति का अगर चेस्ट एक्सरे एकदम नॉर्मल है, क्या उसकी लंग्स 100% सुरक्षित है सर? देखिए, एक्सरे एक बहुत अच्छा टेस्ट है, फास्ट है, कॉस्ट बहुत कम है, तो वो अच्छा टेस्ट है। उसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, उसको हम अच्छे से पिकअप कर सकते हैं।
और जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है, यानी लंग्स जैसे काम कर रहे हैं वो पिकअप नहीं होता है, जैसे अस्थमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अर्ली सीओपीडी, वो एक्सरे में मालूम नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़, एक्सरे एक 2D इमेज है, तो उसमें माइन्यूट डिटेल्स हम नहीं देख पाते। तो जो अर्ली डिजीज़ होते हैं जैसे अर्ली सीओपीडी, अर्ली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, अर्ली लंग कैंसर, वो एक्सरे में पिकअप नहीं होते। तो ये सब जानने के लिए हम कुछ एडिशनल टेस्ट एडवाइस करते हैं अगर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है और आपको दिक्कत है तो उसमें आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो फंक्शनल टेस्टिंग के लिए है। HRCT स्कैन, मतलब कि डिटेल में CT स्कैन होता है। एक होता है CT पल्मोनरी एंजियोग्राम, अगर हमको लगता है कि आपके लंग्स के रिलेटेड जो वेसल्स है, खून की नलिया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो एक नया टेस्ट है जो है LDCT, लो डोज CT स्कैन। अगर आप स्मोकर है और हमको आपको लंग कैंसर के लिए चेक करना है तो कन्वेंशनल CT स्कैन के बदले 1/5 डोज में, यानी 20% सिर्फ रेडिएशन का डोज लगता है और हम आपका पूरा CT स्कैन कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि कैंसर या और कोई बीमारी तो नहीं है। कर्मे भाई, कोई भी मरीज को एक बार ऑक्सीजन का बॉटल लगा दिया मतलब जिंदगी खत्म सर? सो दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ। ऑक्सीजन एक मेडिसिन है और उसको मोस्टली टेम्पररी बेसिस पे दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। इसकी वजह से आपके ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं, वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाता है और सिम्टम्स कम होते हैं। ये यूजुअली एक ब्रिज टू थेरेपी है, मतलब कि जब तक आपके लंग्स हेल्दी नहीं हो जाते वापस, तब तक हम बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं। कुछ केसेस में हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन भी देते हैं, पर अगेन ये डिजीज़ प्रोग्रेशन रोकने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए है, जैसे एडवांस COPD, एडवांस लंग फाइब्रोसिस वगैरह। पर इट इज़ नॉट अ साइन कि पेशेंट का अभी टर्मिनल इलनेस है। बहुत साल भी ऑक्सीजन के साथ अच्छे से जिया जा सकता है। कर्मे सर, क्या सिर्फ स्मोकर्स को ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं? नहीं, ये गलत है। स्मोकिंग की वजह से बहुत सारे लंग डिजीज़ होते हैं, पर बहुत सारे लंग डिजीज़ विदाउट स्मोकिंग भी होते हैं, जैसे अस्थमा, एलर्जी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो एक टाइप का लंग फाइब्रोसिस है, प्लूरल डिसऑर्डर्स, ये बहुत सारे डिजीज़ हैं जो नॉन स्मोकर को भी हो सकते हैं। इवन अगर आप लंग कैंसर की बात करें तो वो भी नॉन स्मोकर में हो सकता है। उसमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर, एयर पोल्यूशन वगैरह की वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है। कर्मे सर, ब्रोंकोस्कोपी बड़ी ही दिक्कत वाली प्रक्रिया होती है, सिर्फ ICU में ही होती है या फिर इतनी दिक्कत वाली प्रक्रिया नहीं है? ये तो बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली ब्रोंकोस्कोपी एक डे केयर प्रोसीजर है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और लेस देन 1% केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसमें पेशेंट को डीपली कंफर्टेबल तरीके से एनेस्थेशिया दिया जाता है, एक कैमरा पास करके उनके लंग्स का चेकअप किया जाता है और सेम डे डिस्चार्ज मिल जाता है। इसको ICU में करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक एंडोस्कोपी स्वीट में होता है जहाँ पे सब सिस्टम सेट होती है, पर अगर ज़रूरत हो तो हम वही मशीन ICU में भी ले जा सकते हैं। कर्मे भाई, कोई भी एक मरीज को 2-3 महीने से लगातार खांसी है, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगी, डॉक्टर तक आने की ज़रूरत नहीं है, इसमें समझदारी वाली कोई बात है? जो 8 वीक्स यानी 2 महीने से ज़्यादा खांसी है उसको हम क्रोनिक कफ बोलते हैं। तो इसमें कुछ सिंपल रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड रीजंस भी हो सकते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिंपल रीजंस है तो उसको हम इजीली ठीक कर लेंगे, पर अगर कुछ ज़्यादा सीरियस हो तो हम क्रोनिक कफ में उसको पकड़ सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, अस्थमा हो गया, सब में क्रोनिक कफ हो सकता है। क्या इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी ट्रीटमेंट में कोई रोल है सर उसका? डेफिनेटली। तो ये आपके डिजीज़ सिवियरिटी को कम करने में या मैनेज करने में हम कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है सेंट्रल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब लंग कैंसर है वो आपके ट्रेक या विंड पाइप या उसमें कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है, तो हम वो ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं बिना कोई सर्जरी के। तो इसमें हॉट थेरेपीज़ यानी लेज़र, कॉटरी, ये सब यूज़ होता है, या तो कोल्ड थेरेपी मतलब क्रायो मशीन आता है, उसको यूज़ करके हम आपके जो सांस की नली है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है एयरवे स्टेंट्स, मतलब सांस का रास्ता खुला रखने के लिए, या तो सांस के रास्ते से कोई लीक है उसको स्टॉप करने के लिए हम स्टेंट रख सकते हैं। इसमें भी कोई ऑपरेशन नहीं है, ये ब्रोंकोस्कोपी से ही हो जाता है। थर्ड है प्लूरल प्रोसीजर्स, यानी कि छाती में बार बार अगर पानी भर रहा है तो हम एक इनड्वेलिंग प्लूरल कैथेटर रख सकते हैं, जिससे जैसे जैसे ज़रूरत पड़े पानी ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं बिना कोई सर्जरी के। इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी हो या फिर ऑन्कोपल्मोनोलॉजी हो या फिर क्लिनिकल पल्मोनोलॉजी हो, लंग्स रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, हेल्थ वन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर हेल्दी लंग्स।
Dr. Karmai sir, thank you so much. It was wonderful to have a chat with you. सेम ईयर.